तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सब सौ हिलमिल राखिए नदी नाव संयोग। गोस्वामी तुलसीदास जी की इसी चौपाई के साथ शुरुआत करते हैं आपका शहर आपके रिपोर्टर की। नमस्कार, मैं हूं नितेश गर्ग और शुरुआत करेंगे पहली खबर से जो कि छत्तीसगढ़ से है। अहम खबर, छत्तीसगढ़ के सभी 11 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद अब नतीजों का इंतजार है। 4 जून को देश भर में नतीजे आ जाएंगे। ऐसे में छत्तीसगढ़ में राजनीतिक पार्टियां वॉर रूम के माध्यम से रणनीति तैयार कर रही हैं। देखिए कैसे। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव परिणाम से पहले राजनीतिक पार्टियां वॉर रूम के माध्यम से रणनीति बना रही हैं। वॉर रूम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के वॉर रूम प्रभारियों ने जानकारी साझा की है। वीवीपैट मशीन का टेबुलेशन, बैलेट यूनिट का टेबुलेशन और ईवीएम मशीन के नंबर का टेबुलेशन, इसे हम सभी लोकसभाओं के लिए कर रहे हैं। देश का हर कार्यकर्ता और खासकर हमारे मतगणना एजेंट यह सुनिश्चित करेंगे कि मतगणना का कार्य निष्पक्ष रूप से बिना किसी गड़बड़ी के हो और इस दिशा में हर आवश्यक कदम हमारे द्वारा उठाया जाएगा। पूरे तरह से कनेक्टेड रहेंगे। जो हमारे वहाँ पर अधिकारी के रूप में जो कार्यकर्ता वहाँ पर रहेंगे, जो वहाँ रहेंगे, वो सीधे सीधे जो है हर पल की जानकारी भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय कार्यालय में केंद्रीय वार रूम बना हुआ है वहाँ पर उसकी पूरी जानकारी जो है, यहाँ तक कि पूरी 11 लोकसभा की जानकारी जो है पूरे प्रदेश कार्यालय से हम जोड़ कर रखेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे का दिन जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। वहीं राजनीतिक पार्टियों में हलचल भी तेज है। चुनाव प्रबंधन और रणनीतियों को लेकर तैयार किए गए वॉर रूम पर सक्रियता भी बढ़ती जा रही है। अब देखना होगा कि वॉर रूम में बनी रणनीति चुनाव परिणाम के वक्त किस तरह से काम करती है। रूम जितना महत्वपूर्ण चुनाव में थे, अब उतने ही महत्वपूर्ण मतगणना में भी हो गए हैं। क्या कुछ है खास, क्या कुछ है विशेष, क्या कुछ है अलग, ये जानने के लिए हम अपने सहयोगी का रुख करेंगे और तमाम जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन पार्टियों ने वॉर रूम की सक्रियता बढ़ा दी है। 4 जून को चुनाव परिणाम आना है। इससे पहले वॉर रूम को लेकर तमाम जो कवायद हैं वो तेज कर दी गई हैं, उनकी व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई हैं, सभी को अलर्ट कर दिया गया है क्योंकि 4 तारीख में अब कुछ ही दिन शेष हैं और भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों ने अपने अपने वॉर रूम को सक्रिय कर दिया है। खोमन मेरे सहयोगी मिलेंगे, सीधा उनका रुख करूंगा। जुड़ गए हैं खोमन। चुनाव में अभी तक वॉर रूम का महत्व होता था, इस बार मतगणना में भी दिखाई दे रहा है, क्या कुछ हो रहा है? देखिए नितेश, 11 लोकसभा छत्तीसगढ़ में उनको मॉनिटरिंग करने के लिए वार रूम तैयार किया गया था। उसी वार रूम से तमाम 11 लोकसभा सीटों पर नज़र रखी जाएगी। जो एजेंट होंगे वो एक एक लोकसभा सीट की जानकारी वार रूम को देंगे। वार रूम में के जो वरिष्ठ नेता है, जो वहाँ के प्रभारी है, वो तमाम चीज़ों को मॉनिटरिंग करेंगे। उसके बाद अगर कोई भी लोकसभा सीट में गड़बड़ियाँ होती है मतगणना के दौरान, तो वहाँ वरिष्ठ नेताओं को तुरंत भेजा जाएगा। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की बात करूं या कांग्रेस पार्टी की बात करूं, तमाम जो वार रूम के प्रभारी हैं उन्होंने तैयारी कर ली है। एजेंटों को प्रशिक्षण भी दे दिया है ताकि कोई भी चूक ना हो, किसी तरीके की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। एक एक जानकारी दोनों पार्टियों ने अपने अपने कार्यकर्ताओं को, एजेंट को दे दिया है। अब कोई भी जो परेशानी होगी एजेंट को, तो सीधा वो संपर्क करेंगे। शरणार्थियों को दी गई जमीन अगर कलेक्टर धांधली करके बेच दे तो आप क्या कहेंगे? ऐसा कलेक्टर पर वाकई आरोप लगा है। मामले को समझ लीजिए, फिर सहयोगी का रुख करेंगे। सरगुजा जिले में बांग्लादेशी शरणार्थियों को पुनर्वास पट्टे दिए गए थे। इस पट्टे की जमीन को तत्कालीन कलेक्टर संजीव कुमार झा ने थोक के भाव में एक ही दिन में परमिशन देकर भूमि माफियाओं के हवाले कर दिया है, ऐसा आरोप लगा है। मामले में परमिशन देने वाले तत्कालीन कलेक्टर संजीव कुमार झा के खिलाफ आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में शिकायत की गई है। वहीं मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय को भी शिकायत की गई है, जिसमें भारत सरकार के लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अवर सचिव रूपेश कुमार ने छत्तीसगढ़ सरकार को जांच के निर्देश दिए हैं। आरोप है कि तत्कालीन कलेक्टर संजीव कुमार झा ने मोटी रकम लेकर पुनर्वास की जमीन बेचने की परमिशन दी थी। डीके सोनी जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट है, पहले उन्हें सुन लीजिए, फिर सीधा दिलीप का रुख करेंगे। श्री संजीव झा हमारे यहाँ सरगुजा में कलेक्टर हुआ करते थे 2022 में, और इनका स्थानांतरण 2022 मई में हुआ था और ये
स्थानांतरण होने के बाद बैक डेट में जाके यहाँ के पूर्णवास विभाग की भूमि का लगभग 21-22 प्रकरणों में एक ही डेट में लगभग 26/5 को 21 प्रकरणों में आदेश पारित किया बैक डेट में जाके। और चूंकि पूर्णवास विभाग की भूमि इन्होंने परमिशन दिया है और सबसे मोटी मोटी रकम लेकर किया गया है। दिलीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। दिलीप, कलेक्टर के ऊपर इतना गंभीर आरोप लगा है, बांग्लादेशी शरणार्थियों की जमीन को हस्तांतरित कर दिया गया दिनों दिन। देखिए, जो पूरा मामला है ये सरगुजा जिले के जो शरणार्थी हैं, सुरक्षित रहिएगा, आपके बगल से सांड गुजर गया है, सरगुजा में खुले में सांड भी घूम रहे हैं दिलीप। बिल्कुल बिल्कुल। कुल मिला के जो पूरा मामला है, मैं बताऊं, ये बड़ा गंभीर मामला है और इसमें भारत सरकार ने राज्य सरकार को जांच का आदेश दिया है। और कुल मिलाकर जो माफिया हैं वो यहाँ पे बांग्लादेशी शरणार्थियों को जो पुनर्वास के लिए जमीन दिया गया है उसको खरीदते हैं और कलेक्टर से परमिशन कराते हैं, उसके बाद उसको टुकड़ों टुकड़ों में करके लोगों को बेच देते हैं महंगे दाम पर। तो ये कोई पहली बार ये शिकायत हुई है, लेकिन जो पहले भी जो कलेक्टर रहे उन्होंने भी इसी तरीके से थोक के भाव में परमिशन दिए हैं। लेकिन इसमें जो बड़ा आरोप ये लग रहा है कि कलेक्टर ने इसके लिए मोटी रकम ली है माफियाओं से, उसके बाद उन्होंने परमिशन दिए हैं। बता दूं कि इसमें जो राजनीतिक सुरक्षा प्राप्त जो लोग हैं उन्होंने भी जमीन परमिशन अपने नाम पर करवाया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आखिर राज्य सरकार जो केंद्र सरकार का जो आदेश है उस पर किस तरीके से जांच कराती है और आगे क्या कार्रवाई होता है। जी, लेकिन ये मुद्दा सामने निकल कर आया, ये अच्छी चीज है। जो सरकारी सिस्टम को दीमक की तरह चरा जा रहा है वो भी सामने आया है। दिलीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस बेहद महत्वपूर्ण जानकारी को उठाने के लिए, खबर को प्रदेश तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया आपका करते हैं। बस्तर में लगातार मुठभेड़ से बौखलाए और सरकार की तरफ से शांति वार्ता की पहल को लेकर नक्सलियों ने प्रतिक्रिया दी है। सरकार की तरफ से शांति वार्ता की पहल को लेकर अब नक्सलियों ने पत्र जारी किया है। नक्सलियों की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि हम खून खराबा रोकने के लिए वार्ता करने के लिए तैयार हैं। यह पत्र हार्डकोर नक्सली और सेंट्रल कमेटी सदस्य प्रताप ने मीडिया को भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बस्तर में हो रहे खून खराबे को रोकने के लिए हम वार्ता करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ बातें हैं जिसे स्पष्ट करना चाहते हैं। ये एक संदर्भ हो गया। दूसरा संदर्भ ये समझिए कि दूसरी तरफ लोन वर्राटू यानी घर वापस आई अभियान से प्रभावित होकर एक महिला सहित 3 माओवादियों ने समर्पण किया है। आत्मसमर्पित सभी माओवादी मंगलोर एरिया कमेटी के सक्रिय सदस्य थे और अब इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। 2 महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए। बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए अभी हम अपने सहयोगी का रुख करेंगे, रवि मिरी का रुख करेंगे और सीधा उनके पास चलेंगे। रवि, 2 खबरें, 2 चीजें, 2 आयाम हमने दिखाए। एक तो नक्सलियों का आत्मसमर्पण और दूसरी तरफ बातचीत। 2 ही आयाम सरकार की तरफ से भी हैं। एक तरफ मुठभेड़ कार्रवाई, प्रचंड कार्रवाई, और दूसरी तरफ शांति वार्ता का जो है निवेदन। तो दो चीजें अलग अलग आयाम दिखाई दे रहे हैं और दोनों ही चीजों का इंपैक्ट हो रहा है। ये जो लेटर आया है इसमें क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? नितेश, लेटर में क्या क्या लिखा गया है इन सब चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार आई है तो उन्होंने सीधे सीधे 2 टाइप के नक्सल ऑपरेशन शुरू कर दिए। सबसे पहले नक्सल ऑपरेशन की जहां बड़े बड़े नक्सली लीडर हैं उन जंगलों में जा के ऑपरेशन किया जा रहा है, नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है, और दूसरी तरफ शांति वार्ता की पेशकश की जा रही है, आत्मसमर्पण के लिए लोगों को प्रभावित किया जा रहा है और बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर भी रहे हैं। लेकिन जो आज पत्र लिखा गया है नक्सलियों की तरफ से, उन्होंने इसमें साफ साफ कह दिया है कि हम एक खून खराबे बस्तर को खून खराबे से बचाना चाहते हैं और खून खराबे को रोकने के लिए हम वार्ता के लिए तैयार हैं। एक बड़ी पहल जो सरकार ने की है उस पर नक्सलियों ने जवाब दिया है, लेकिन इस पत्र के माध्यम से कुछ और एजेंडे समझ में आ रहे हो जो कि नक्सलियों के हैं। नक्सली कोशिश ये करते हैं कि सरकार के सामने अपने आप को साफ और अपने आप को सही बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन नितेश आपको पता है, मुझे पता है, इस देश को पता है कि नक्सली लगातार खून खराबे को बढ़ावा दे रहे हैं। हमने 1 साल के भीतर देखा कि 12 से अधिक बीजेपी नेताओं की नक्सलियों ने हत्या कर दी। लगातार जगह जगह आईडी ब्लास्ट कर रहे हैं, लगातार हमारे जवानों को निशाना बना रहे हैं। तो इस एंगल को भी हमको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि नक्सली करते क्या हैं,
नक्सली पत्राचार के माध्यम से कह देते हैं कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं और दूसरी तरफ जवानों को निशाना बनाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने रवि, बेहद महत्वपूर्ण कि ये ट्रैप भी हो सकता है, जाल भी हो सकता है, और इन सब चीजों को देखकर बात करना चाहिए, क्योंकि सरकार ने ईमेल आईडी भी जारी कर दी है, गूगल मीट भी जारी कर दिया है, वहां भी आप वार्ता करिए। खुला पत्र लिखना कहीं ना कहीं कई चीजों का अंदेशा देता है। शुक्रिया रवि, बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी। एक बार चाहूंगा कि आप इस लेटर को देखिए जो नक्सलियों ने लिखा। ये देखिए, हिंदी में लिखा गया है कि हम एक जनवादी माहौल में वार्ता चाहते हैं, हम एक शांतिपूर्ण माहौल को कायम रखने के लिए वार्ता चाहते हैं, हम खून खराबा को रोकने के लिए वार्ता स्वीकारते हैं। लेकिन आप जब वार्ता स्वीकार कर रहे हैं तो फिर अड़चन क्या जा रही है, फिर शर्तें क्यों लगाई जा रही हैं, ये जो तमाम चीजें लिखी गई हैं, आरोप क्यों लगाए गए हैं, तो हर आयाम को देखना जरूरी है। तो इस पत्र को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इस पत्र में क्या महत्वपूर्ण चीजें थी। तो चलिए इस पत्र के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। तमाम जानकारी आपने देख ली और हमारे सहयोगी ने भी बता दिया। तो कुल मिलाकर इस पत्र के आने के बाद अब सियासत भी आगे होगी, जो कुछ भी होगा वो भी बताएंगे। आगे बढ़ेंगे, बिलासपुर चलेंगे, न्यायधानी बिलासपुर, जहां कवर्धा में हुए सड़क हादसे पर बिलासपुर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। यहां क्या हुआ, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने जवाब मांगते हुए कहा है कि शपथ पत्र में बताएं कि राज्य सरकार हादसे रोकने के लिए क्या पहल कर रही है। कोर्ट ने कहा है कि सड़क हादसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कितना अमल हुआ है, इस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। वहीं इस मामले पर 26 जून को अगली सुनवाई होनी है। आपको पता ही है, अगर नहीं पता तो जान लीजिए, कवर्धा में पिकअप पलटने से 19 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी 4 दिन पहले, जिस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। हमारे सहयोगी आशीष दुबे जुड़ गए हैं सीधा बिलासपुर से, उनका रुख करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आशीष, हाईकोर्ट संज्ञान ले रहा है, रिपोर्ट मांग रहा है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी जवाब तलब किया गया है। करना भी चाहिए क्योंकि उस सड़क में कुछ ऐसे प्रबंध नहीं थे घाटी के ऊपर कि जिससे वो पिकअप रुक पाता। लापरवाही तो थी ही, लेकिन NHAI की भी लापरवाही हो सकता है उजागर हो पाए। आशीष जी नितेश, बिल्कुल इस हादसे के बाद जो है हाई कोर्ट जितनी सख्त है, जितना कड़ा एक्शन वो लेने वाली है, अभी अंदाज़ा नहीं है। आज जो है हाई कोर्ट के जजों ने जो है स्टेट के जो वकील हैं उनसे सवालात किए हैं कि आपके यहाँ आप सरकार ने जो सड़क सुरक्षा को लेकर कमेटी बनाई है वो क्या कर रही है। इतने हादसे हो रहे हैं, उन हादसों में इस मामले को तो स्वतः संज्ञान लिया गया है। एक बकरी के कारण एक किसान चलता हुआ सड़क पर एक ट्रक की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई बिलासपुर में। इस मामले को भी उन्होंने पूछा है कि यहाँ चल क्या रहा है, आपके यहाँ उन सड़कों पर रफ्तार के लगाम को लेकर नियंत्रण क्यों नहीं है। दूसरे राज्यों का, दूसरे जिलों का जो है उदाहरण देकर ये बताया गया है कि जिस तरह से जो है जो सड़कें और जो स्पीड है, चाहे वो बिलासपुर रायपुर रोड हो, बिलासपुर कोरबा नेशनल हाईवे हो, बिलासपुर रायगढ़ नेशनल हाईवे हो, जो रफ्तार से गाड़ियां चल रही हैं उसे लेकर जवाब मांगा गया है कि आखिर जो आपकी सरकार में जो बैठे लोग हैं, जो सड़क सुरक्षा बहुत सही बात है, बहुत सही बात है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उन धज्जियों का क्या होगा NHAI बताए, जवाब दे और तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी। एक नई तरीके की बहस है। दर्दनाक हादसा हुआ, लेकिन उसके बाद अब आगे किसी के साथ ऐसा ना हो। उम्मीद है कि हाई कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त, जहां मध्य प्रदेश में मतगणना की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 29 लोकसभा सीटों के लिए 4 जून को मतगणना होनी है। मतगणना के लिए राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की है अपने काउंटिंग एजेंट्स को। हर जिले के अलग अलग जो है मतगणना प्रभारी बनाए जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा सहित संगठन के बड़े नेता इनकी निगरानी करेंगे। काउंटिंग के दौरान गड़बड़ी को लेकर कैसे आपत्ति लगाई जाए, पोलिंग एजेंट को ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसी मामले पर बातचीत के लिए श्याम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम जी, कांग्रेस की बैठक हुई थी। श्याम जी, कांग्रेस की बैठक हुई थी तो काउंटिंग में गड़बड़ी कैसे रोके इसकी बात हो रही थी। अब बीजेपी की भी बैठक हो रही है, उसमें काउंटिंग में कैसे गड़बड़ी होगी उसकी आपत्ति की बात हो रही है। ये भी बताइएगा और क्या कुछ जानकारी है बैठक की, ये भी बताइएगा।
देखिए, गड़बड़ी जो है उसको हमको ये समझना पड़ेगा कि गड़बड़ी आखिर किस स्तर पे हो सकती है। और सवाल ये है कि गड़बड़ी कोई क्यों करेगा, क्योंकि जब इतना पुख्ता सिस्टम है, इतने कैमरे लगे हुए हैं, निगरानी व्यवस्था है, मौके पर दोनों पार्टियों के जो है लोग रहने वाले हैं, तो गड़बड़ी कहाँ होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि इसके नाम पर प्रशिक्षण होना चाहिए, वो पार्टियां कर रही हैं, एक दूसरे पर सवाल उठा रही हैं और इस पर भी राजनीति कर रही हैं, ये ज़रूर है। बाकी गड़बड़ी ऐसी अभी तक जो है पकड़ में आई हो, ऐसा नहीं लगता हमको। ठीक है, तो बैठक की जानकारी दे दीजिए। गड़बड़ी पर तो सियासत चलती ही रहेगी। बैठक में क्या कुछ अलग दिखने वाला है कांग्रेस की अपेक्षा देखा जाए, या उसी तरह रूटीन बैठक रहेगी जैसा चुनाव में मतगणना से पहले होती है? देखिए, ये एक तरह की तैयारी बैठक है, हम इस रूटीन बैठक भी ना कहें, तैयारी बैठक कहें, ताकि बीजेपी हमेशा ये कहती कि हर मोड में, हर तरीके से हमारे कार्यकर्ता और नेताओं को तैयार रहना है, उसमें गुंजाइश नहीं रखना चाहती। तो वो जो है, जो भी हो, हम जिसको मौका दस्तूर कह सकते हैं, वो उसको ये कहते हैं कि हमारा कार्यकर्ता तैयार है, मतगणना होगी उसके लिए तैयार है, मौके पर रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, आक्रामक रहेगा और जो हर हाल में चाक चौबंद रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी, बहुत ही सरल शब्दों में आपने आसान भाषा में समझा दी इतनी गहन बात। बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं आपका और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। किसी भी प्रदेश और जिले की कानून व्यवस्था पुलिस महकमे के हाथ में होती है, लेकिन अगर पुलिस विभाग को ही उसकी जरूरत की सुविधाएं ना मिले तो कानून व्यवस्था का क्या आलम होगा। विस्तार न्यूज जो सच है उसके साथ खड़ा रहता है। आज पुलिस वालों को मकान नहीं है, उनको समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, इसलिए बात सिस्टम की भी जो कमियां हैं, सिस्टम को भी जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उसकी भी करेंगे। देखिए कैसे पुलिस के लोग अपने भवनों के लिए, मकान के लिए, घरौंदे के लिए परेशान हो रहे हैं, वो भी वहां से जो डिस्ट्रिक्ट प्रदेश में सबसे ज्यादा दूसरे नंबर का हाईएस्ट रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट है, सिंगरौली। मध्य प्रदेश की ऊर्जाधारी कहे जाने वाले सिंगरौली जिले में पुलिस महकमे से जुड़ी सुविधाओं की स्थिति नील बटे सन्नाटा है। यहाँ पहले से पुलिस कर्मियों की कमी है, साथ ही पुलिस कर्मियों के रहने की सही व्यवस्था भी नहीं है। शहर सहित ग्रामीण अंचल के थाने और चौकी में पुलिस वालों और उनके परिवार के रहने के लिए आवास तक की व्यवस्था नहीं हो पाई है। बता दें कि 2008 में सिंगरौली को जिला बनाया गया था, उसके बाद से ही शहर में कुछ पुलिस कर्मियों के लिए आवास बनाए गए, लेकिन ग्रामीण अंचलों में एक भी आवास नहीं उपलब्ध कराए गए। वहीं जो आवास है वो भी खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। हालांकि पूर्व में पदस्थ कई एसपी समेत वर्तमान में पदस्थ एसपी निवेदिता गुप्ता ने पत्र के जरिए अधिकारियों को मामले से अवगत करा दिया है। आवास ऐसे रहने योग्य नहीं बने हैं, पुराने जो बने हैं उसी में पीडब्ल्यूडी के बने हुए हैं, उसमें कंपार्टमेंट बना करके अपने स्टाफ रह रहा है। तो स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं थी, उस पर संज्ञान लेते हुए यहाँ से पहले भी प्रस्ताव भेजा गया है, उसको मैं दोबारा जो है रिमाइंडर के रूप में भेज करके उसको जल्दी से जल्दी स्वीकृत दिलाने का प्रयास करूँ। जिले के पुलिस विभाग की बात करें तो 1200 से ज्यादा पुलिस बल की संख्या होनी चाहिए, लेकिन जिले में 700 के आसपास ही पुलिसकर्मी पदस्थ हैं, जिसके चलते जिले की कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस बल को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऊर्जा देता है ये पूरे प्रदेश को, ये जिला मध्य प्रदेश को, सिर्फ प्रदेश को ही नहीं बल्कि देश और हो सकता है कि विदेश तक भी बिजली जाती है, नेपाल या अन्य जगहों पर। अब इनकी हालत देखिए, यहां सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, पुलिस को चाक चौबंद व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए, लेकिन इनकी हालत देखिए कि किस तरह के जर्जर भवनों पर, प्रशासनिक भवन देख लीजिए कि किस तरह से, और ये देखिए इनके रहने की जो व्यवस्थाएं कितनी जर्जर खस्ता हालत में इन लोगों को जूझना पड़ रहा है। भारी पुलिस बल की भी समस्या है इनको, और दूसरी तरफ इनके लिए इतनी जर्जर, बताइए यहां कौन रह पाएगा। पुलिस कर्मियों को इस तरह के क्वार्टर दिए गए हैं। उम्मीद है कि इस खबर के जाने के बाद जो संबंधित अधिकारी हैं वो संज्ञान लेंगे और उचित व्यवस्था देंगे। आगे बढ़ेंगे, बुरहानपुर की बात करेंगे, जहां पतोंडा गांव के किसानों को पिछले 1 महीने से बिजली नहीं मिल रही। 1 महीने से, सोचिए इस गर्मी में 1 घंटे बिजली ना मिले तो उससे क्या हालत होगी। गुस्साए किसानों ने पावर हाउस का घेराव कर दिया है और 100 से अधिक की संख्या में किसान केले का धड़ लेकर बिजली विभाग के कार्यालय पहुंचे हैं।
करीब 1 घंटे तक बिजली विभाग के कार्यालय में इन्होंने घेराव किया। किसानों ने बताया कि 1 महीने पहले से केबल में फॉल्ट होने से करीब 500 किसानों को बिजली नहीं मिल रही। इसमें भी उन्होंने कहा कि हमारे फसल बर्बाद हो रही है, उनको ध्यान दीजिए, हमें पर्सनल बिजली की जरूरत नहीं है। किसानों ने बताया कि बिजली विभाग की तरफ से बार बार आश्वासन दिए जाने के बाद भी किसी भी तरीके का सुधार नहीं हो रहा है। 4 तारीख से केबल जली हुई रेलवे ब्रिज सिंगल मारुति के पास से, और तब से हमको ठंडा पानी पिलाया जा रहा है कि आज बदल रहे कल बदल रहे। 1 महीना हुआ वो बात को, यानी 25 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया इन्होंने। आके वहाँ पे सिर्फ जरा सा केबल खंबे से नीचे उतार के खोद के रखा हुआ है, और आज भी यही बोल रहे हैं हो जाएगा, लेकिन आज तक मेरे को नहीं लगता कुछ होगा। इस तरह की समस्याओं से किसानों को मुखातिब होना पड़ रहा है। उम्मीद है कि बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं वो खुद की एसी बंद करके किसानों को बिजली देंगे। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स की आवाज उठाने वाले वर्षों पुराने विभिन्न संगठनों के कुछ रजिस्ट्रेशंस को निरस्त किया है, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगाया गया है। संगठनों के रजिस्ट्रेशन समाप्त करने को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। विभिन्न संस्थानों के पंजीयन रद्द करने को लेकर प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने मोहन सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने भाजपा सरकार को तानाशाह बताते हुए तत्काल इन संगठनों की मान्यता बहाल करने की मांग की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने सभी कर्मचारी संघ को मान्यता समाप्त करके उनको अपनी बात कहने का हक छीन डाला, उनकी आवाज़ पर ताला लगा दिया। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मुख्यमंत्री मोहन यादव से अनुरोध करता हूं कि इस तरह का जो तानाशाही रवैया जो आप अपना रहे हो, तो आपके प्रदेश की जनता और कर्मचारी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ज्यादा बातचीत करने के लिए अनिल गौर हमारे सहयोगी सीधा ग्वालियर से जुड़ गए हैं। अनिल, क्या आरोप लगाए जा रहे हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष के द्वारा कर्मचारियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर, और कैसे ये संगठन थे? बिल्कुल, देखिए, कर्मचारी और पेंशनर्स के रजिस्ट्रेशन को लेकर जो रद्द की है सरकार ने, उसको लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, उन्होंने साफ तौर पर मोहन सरकार पर आरोप लगाया और बताया है कि मोहन सरकार उनको लेकर तानाशाह रवैया अपना रही है। जो 50 साल और 30 साल पुराने जो रजिस्ट्रेशन थे उनको रद्द करना कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक और उनका हनन करना है। तो इसको लेकर जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, उन्होंने आरोप लगाया है। तो इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि वो सरकार के उसको लेकर बातचीत भी करेंगे। बातचीत सार्थक विषय में हो और जल्द ही इस बातचीत का इंतजार रहेगा। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। वक्त कम है, माफी चाहूंगा और ज्यादा बातचीत नहीं कर पा रहा हूं आपसे। तो वही कहा था आपको कि सबसो हिलमिल राखी है नदी नाव संयोग। दीजिए इजाजत, आगे लगातार देखते रहिए विस्तार न्यूज। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।